मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, बचपन से आपने बहुत से सपने देखे होंगे। किसी ने डॉक्टर बनने का तो किसी ने एक्टर बनने का, किसी ने साइंटिस्ट बनने का तो किसी ने इंजीनियर बनने का। लेकिन बचपन में वो जितने आसान लगते हैं, उसकी पढ़ाई करने के बाद पता चलता है कि क्या हम वो बनने के काबिल हैं या नहीं। अब इंजीनियरिंग की ही बात करें तो उसमें कई स्ट्रीम्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या कहीं की मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इतना सब देख के तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता होगा, है ना। चलिए, आपको एक कंफ्यूज ना करते हुए पहले एक ही टॉपिक को जानते हैं और समझते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमने बात करी, तो दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको मैकेनिकल के क्षेत्र में लगभग 9 साल हो चुके हैं, जो कि पीएचडी हैं यानी डॉक्टरेट हैं, जिनके 10 रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं, साथ ही एक पेटेंट भी पब्लिश हो चुका है। अराउंड 10 सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस भी जिन्होंने अटेंड किए हुए हैं, साथ ही पेपर प्रेजेंट किए हैं और जिनको यूनिवर्सिटी लेवल पर कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वरुण शेखर भंडारी जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद यशिका जी, आपने मुझे ये मौका दिया। मुझे खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे मैकेनिकल के बारे में कुछ बता पाऊंगा। डॉक्टर वरुण, इंजीनियरिंग की तो कई स्ट्रीम्स होते हैं, लेकिन आज हम एक स्ट्रीम को बारीकी से जानते हैं। जैसे मैकेनिकल की हमने बात करी, इसको समझते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, साधारण भाषा में जाने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आपको मैकेनिकल को जानना है, इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक अभियांत्रिकी। ओके। इसका अर्थ होता है कि छोटे छोटे यंत्रों से आप कोई तंत्र चला रहे हैं जी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, हम सब ने बचपन में साइकिल चलाई है। साइकिल में स्टीयरिंग होता है, साइकिल में घंटी होती है, पैडल होता है, बैठने के लिए सीट्स होती हैं। ये सारी चीजें अगर अकेले अकेले हम इसको गिने तो इनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब साइकिल के गियर, स्टीयरिंग, हैंडल, पैडल्स जब सब मिल जाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे यंत्र हैं, ये सब मिलके एक तंत्र बनाते हैं, उसको हम बाइसिकल बोलते हैं। ओके। तो उसी तरह से मैकेनिकल एक विषय है जहाँ पे हम मशीनों के बारे में पढ़ते हैं। मशीन हो सकती है पुराने समय की हो, जैसे आप सबने ताजमहल को बनते हुए देखा है जी। उस समय ना मशीन थी, लेकिन उस समय जो औजार थे वो औजार मैकेनिकल के थे। आज के टाइम में उनकी जगह मशीन्स आ गए हैं, कुछ रोबोट्स आ गए हैं, कार देखते हैं, कार, ये सब पार्ट है मैकेनिकल का। ओके। वहीं क्या इससे जुड़ी कुछ शाखाएं भी हैं, यानी ये आगे जाके शाखाओं में बढ़ती है? देखिए, मैकेनिकल को हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, एक जो पुराने समय से चल रही है और एक आधुनिक। मैं पहले बात करता हूँ पुराने समय की। उदाहरण के लिए हम सबने बिजली घर देखे हैं जहाँ बिजली बनती है जी। जो बिजली बनती है, चाहे वो कोयले से बन रही हो, चाहे वो सूरज की किरणों से बन रही हो, चाहे वो हवा से बनती हो, इस स्ट्रीम को बोलते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल का एक हिस्सा है। इसके अलावा पिछले 20 साल से हम बाइकें चला रहे हैं, हम एक्टिवा चला रहे हैं, हम कार चला रहे हैं। ये सब पार्ट होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, जहाँ पे गाड़ियों के संबंधित हम चीजें पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ में ताले बनते हैं, तो ताला बनना भी एक मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ बनाना। तो ये भी मैकेनिकल की एक फील्ड है जहाँ पे आप कुछ बना रहे हैं। इसके अलावा जो मटेरियल्स होते हैं, आपके जो पदार्थ होते हैं, जैसे आप सबने लोहार को देखा है जो औजार बनाता है, तो लोहे को तोड़ के गर्म करके उसका शेप बदला जाता है, आकार बदला जाता है। ये सब तो हो गई पुरानी मैकेनिकल, जो अभी भी चल रही हैं और जो भविष्य में भी चलेंगी, और जो आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले या 20 साल पहले भी चल रही थी। लेकिन समय के साथ में हर विषय में कुछ बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 10-20 साल से हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज चल रहे हैं, बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट चल रहे हैं। आप सबने अभी सुना होगा भारत ने अब चंद्रयान भेजा था चांद पे, जो भारत की एक संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ये सब फील्ड होता है एरोस्पेस, जिसमें हवाई जहाज के बारे में, स्पेसक्राफ्ट के बारे में हम सब उसको बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये नया उभरता हुआ फील्ड है। इसके अलावा जो रोबोट्स हैं, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें रोबोट्स दिखते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय बाद मनुष्यों की जगह रोबोट्स उनकी जगह ले रहे हैं। अभी भी लेने लगे हैं, लेकिन अभी उच्च स्तर पे नहीं ले रहे हैं। तो उस विषय को बोलते हैं रोबोटिक्स। इसके अलावा तीसरा इसमें विषय जो नया जुड़ा है उसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मतलब
कंप्यूटर की मदद से हम कोई चीज का डिजाइन कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहे हैं। आप सबने बचपन में व्हाइट पेज पे, स्केचबुक पे ड्राइंग बनाई होगी, वो आपने पेंसिल की मदद से बनाई। अगर वही चीज हम आप कंप्यूटर में बनाए, हम सबने बचपन में कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर में काम किया होगा, पेंट, वैसे ही आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें कंप्यूटर की मदद से हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। उस स्ट्रीम को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके अलावा एक नई ब्रांच और आ रही है, इसको बोलते हैं मेकाट्रॉनिक्स। इसमें क्या होता है, मशीन के बारे में पढ़ते हैं, मशीन के साथ में कंप्यूटर और जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उन सबको कॉम्बिनेशन करके एक ब्रांच बनी जिसका नाम है मेकाट्रॉनिक्स। तो ये सारे विषय भविष्य के साथ अगर किसी मैकेनिकल में ऐड अप हो रहे हैं। तो ये दो ब्रांचें होती हैं मैकेनिकल में, एक पुराने जमाने की और एक बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। ओके सर, वहीं अगर एक वर्किंग प्रोसेस की जहाँ तक बात आती है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, क्या करता है मैकेनिकल इंजीनियर? जो बिजली बनती है उसमें जो भी औजार आते हैं, टर्बाइंस आती हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर उनको संभालता है, उनकी रखरखाव करता है, उनको बनाता है। जहाँ भी बिजली बनती है, भारत सरकार जहाँ भी बिजली बनाती है, किसी भी राज्य में बनाती है, चाहे वो सूरज की किरणों से बना रही हो, चाहे वो हवा से बना रही हो, चाहे वो पानी से बना रही हो, चाहे वो कोयले से बना रही हो, वहां पे हमेशा मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होगा। दूसरा, जो आपके हवाई जहाज के पार्ट्स बन रहे हैं या इसरो जो स्पेस क्राफ्ट बाहर भेज रहा है, चांद पे भेज रहा है, उन सब में भी जो पार्ट्स बनते हैं वो सारे पार्ट्स मैकेनिकल इंजीनियर वाले बनते हैं। तीसरा, जैसे हमने कहा कि अलीगढ़ में ताले की फैक्ट्री है, वो ताला या तो मशीनों से बनता है या औजारों से बनता है, चाहे वो पुरानी मशीन हो चाहे वो नई मशीन हो, उन मशीनों का रख रखाव मैकेनिकल इंजीनियर करता है। चौथा, आप सबको पता है हम लोग कार चलाते हैं, कार में पेट्रोल होता है, उस पेट्रोल को हम कच्चे ईंधन के रूप में खरीदते हैं और उसको, जैसे आप सबने मथुरा में सुना होगा, मथुरा रिफाइनरी है, उसको रिफाइन किया जाता है, वहां पे भी मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होता है। जिस पाइप की मदद से गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उस गैस के पाइप को डिजाइन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होता है। पानी से आपके घर में पंप चलता है, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पानी भेजना है तो हमें पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो कंपनियां पंप बनाती है, सीमेंस हो गई, ये सब हो गए, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सब बाइकें चलाते हैं, कारें चलाते हैं, ये सारी कंपनी में जो सबसे ज्यादा जिस ब्रांच के बच्चों की जरूरत होती है वो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो भी वस्तु बनती है मटेरियल से, कोई भी चीजों से, वहाँ सब पे हमें चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब कहीं ना कहीं हर फील्ड में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। हाँ, सही बोला आपने। ओके सर, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात करें तो किस कंपनीज में वो जा सकता है? क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ उसके बारे में बता पाएंगे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अपने जितने भी हवाई जहाज हैं, उन सब हवाई जहाज को संभालने के लिए भारत सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नियुक्त कर रखा है। उसमें उनका काम होता है जहाजों के, जो भी भारत सरकार के जहाज हैं, उनका हवाई जहाज है, जो उनका रेडार सिस्टम है, उसको मेंटेन करना, तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर जा सकते हैं। इसके अलावा जो भारत की सेना है, आर्मी है, उनके जो टैंक्स होते हैं, उनकी जो मिसाइल्स होती हैं, उनकी जो गन्स होती हैं, उनका रख रखाव करने के लिए भी उनको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। इसके अलावा जो बिजली घर है, भारत सरकार की संस्थान जो विस्फोटक बनाती है, ये सारी संस्थान जो सरकारी हैं, इनमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होता है। ये तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इसके अलावा प्राइवेट संस्थान में जाएं, जैसे आप जब पेट्रोल बढ़ाने जाते होंगे तो भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इन सब में मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत होती है। जो कार की कंपनीज हैं, हुंडई हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गई, किया हो गई, इन सब में भी मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है। इसके अलावा चाहे कितनी भी छोटी छोटी कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई टेक्सटाइल कंपनी है या परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन सारी कंपनियों में भी मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर जहाँ पे रोबोट्स यूज हो रहे हैं, आजकल आप सबने अमेज़न का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने वेयर हाउस वो होता है जहाँ पे हम कुछ सामान को रख रखाव करते हैं, वहाँ पे ये आजकल रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखने में। तो वहाँ पे ये आजकल नए तरह के रोबोट्स बना रहे हैं। वो रोबोट्स का डिजाइन करना, उन रोबोट्स को बनाना, उन रोबोट्स का रखरखाव करना, ये सारा काम एक मैकेनिकल इंजीनियर का होता है। इसके अलावा कोई भी ड्राइंग बन रही है, अगर आज आप मान लीजिए कोई मॉल बन रहा है, तो वो मॉल सीधे बनता नहीं है, पहले उसके कंप्यूटर में ड्राइंग बनती है, और वो ड्राइंग बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, वो सॉफ्टवेयर मैकेनिकल के स्टूडेंट को आता है, और मैकेनिकल के स्टूडेंट ही वो ड्राइंग बनाते हैं। ये तो मैंने कुछ बेसिक आपको जॉब्स के बारे में बताया, ये ऐसी जॉब का बहुत बड़ा ये फील्ड है। ओके सर, वहीं अगर कुछ फायदे की बात करें सोसाइटी लेवल पे या पब्लिक लेवल पे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने के या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला फायदा, चूंकि मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ, जितनी भी ब्रांचें होती हैं, हर ब्रांच की अपनी खूबी होती है। मैकेनिकल में चूंकि मैं एक कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैकेनिकल में सबसे बड़ा जो फायदा है, आपको मेहनत करना सिखाया जाएगा। क्योंकि प्रथम ईयर से आप
ये नहीं कि आपको एसी वाले ऑफिस में, वो तो आपके नसीब में होगा, आप बाद में जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको लोहार की तरह काम करना पड़ेगा, आपको जो लकड़ी का काम करता है वो भी करना पड़ेगा, आपको जो पाइप के काम होते हैं वो भी करना पड़ेगा, मतलब आपको बेसिक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये पहली चीज सिखाई जाती है। दूसरी चीज स्मार्ट वर्क करना सिखाया जाता है। हमेशा हमने सुना होगा कि अगर कोई आपसे पूछता है घोड़ा और गधे में क्या बनना चाहिए, तो हम घोड़ा बोलते हैं। मेहनत अगर आप बिना स्मार्ट वर्क के करेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ा, तो स्मार्ट वर्क करना सिखाया जाता है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, अगर आप समय को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितनी भी नए नए किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको लर्न किए जाते हैं, आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है ताकि आप कैरियर में आगे बढ़ सके। डेफिनेटली बहुत ही अच्छे फायदे बताए सर आपने। वहीं हम छात्रों की बात करें तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट रखता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो किस तरह का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह की स्किल्स उसमें डेवलप होनी चाहिए ताकि वो अपनी फ्यूचर में आगे बढ़ सके, अपनी करियर को ग्रोथ पर ला सके? जैसे आप सबने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स जी, उसमें आमिर खान की एक खूबी होती है, वो कुछ भी खोल देता है। हाँ, वो कभी फ्रिज खोल देता है। अगर आपके अंदर भी वो खूबी है, आप कुछ भी खोल सकते हैं, कोई मशीन खोल सकते हैं, तो ये ब्रांच आपके लिए, ये विषय आपके लिए। दूसरा, अगर आपको मेहनत करने से डर नहीं लगता और आप मेहनत करने को तैयार हैं तो ये ब्रांच आपके लिए। तीसरा, जिस बच्चे के अंदर इमेजिनेशन है, क्योंकि कोई बच्चा अगर कार की कंपनी में जा रहा है, उसको कार का डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए एक सोच चाहिए, उसके लिए एक इमेजिनेशन चाहिए, एक क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आपके अंदर वो सोच है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, तो ये विषय आपके लिए। चौथा, आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपने सीखने की इच्छा हो, आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो ये ब्रांच आपके लिए हमेशा काम आएगी। ओके, अभी आपने शुरुआत में सर जिक्र किया था कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग भी होती है जो कि मैकेनिकल का ही एक फील्ड है और आने वाले समय में ये चलन में आ भी सकता है, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आने वाली दुनिया में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, किस तरह से वो हमारे लिए यूजफुल रह पाएंगे? देखिए, समय के साथ ऐसा बोला गया, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब ये बोल रहे हैं कि रोबोट में ये क्षमता आ रही है, वो खुद फैसले ले सकता है। तो रोबोटिक इंजीनियरिंग का सबसे पहला फायदा ये है कि जो काम मनुष्य करता था वो काम हम रोबोट से करवाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसमें बच्चे का क्या रोल होगा या आप जॉब का क्या प्रोफाइल होगा? रोबोट को बनाना, क्योंकि हर रोबोट का एक हाथ होता है, एक पैर होता है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो बनाना, और उसको चलाने के लिए जो उसमें कोडिंग की गई है वो कोडिंग करना। तीसरा, हर रोबोट का साल का या महीने का एक रखरखाव होता है, वो रखरखाव करना। तो वक्त के साथ तो रोबोटिक्स आ रहा है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान को उसके हिसाब से नहीं बदलेंगे, आपको सीखना होगा रोबोट की कैसे बनता है, आर्म कैसे बनती है, उसके लिए अलग किस्म के सॉफ्टवेयर आते हैं, उसका रखरखाव कैसे किया जाता है, उसकी किस तरह की कोडिंग आती है, क्योंकि इसकी कोडिंग कंप्यूटर की कोडिंग से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे अलग तरह की कोडिंग आती है। जी वरुण सर, वहीं चलते चलते एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगी। बहुत से लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, लाइक कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ यंगस्टर्स भी हैं, और हो सकता है कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर एक संदेश की मैं बात करूं तो आप उनको क्या संदेश अपनी ओर से देना चाहोगे? देखिए, जमाना कुछ भी बोले, अगर आप जमाने के हिसाब से जाएंगे तो जमाना तो कुछ भी बोलेगा। आज की भीड़ को देखते हुए हर कोई कंप्यूटर की तरफ जा रहा है जी, लेकिन जिस व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य होता है, वो अपने मन की करता है। जैसे मैंने अभी आपको मैकेनिकल खूबियां बताई, अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है, आपको गाड़ियों का शौक है, आपके अंदर सोचने समझने की क्रिएटिविटी है, तो ये विषय आपके लिए है। और ये विषय ऐसा है कि जो व्यक्ति हमेशा स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट का मतलब होता है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मैं भी आज एक स्टूडेंट हूँ। आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, जो बच्चे कंप्यूटर के होते हैं उनको पहले कंप्यूटर सीखना पड़ता है। इस विषय की खूबी ये है, चाहे आपने पास्ट में, इतिहास में कुछ भी किया हो, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने के तैयार हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, और आप ये देखिएगा जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब कभी ना कभी मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं। उनका बैकग्राउंड, इतिहास कुछ भी हो, कोई गरीबी से उठा है, कोई कहीं से भी उठा, लेकिन अगर आप में सीखने की क्षमता है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ये विषय आपके लिए है। बस आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, कुछ कर हार्ड वर्किंग। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा संदेश है सर। दोस्तों, वैसे तो आज आप इस सेशन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बारीकी से समझ ही गए होंगे कि फील्ड तो बहुत बड़ा है और इससे जुड़े लोग बहुत ही कम, लेकिन अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा मिल सकती हैं। तो कोई भी डाउट हो, थोड़ा रुको, सोचो, उससे जुड़े लोगों से सजेशन लो, तब डिसाइड करो कि आपको करना क्या है।
बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर वरुण ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इसमें क्रिएटिविटी रखना चाहते हैं, आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप हार्ड वर्क करिए, आप चीजों को समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इतने प्यारे से संदेश के लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही आप रेडियो नारद से जुड़े और हमारे श्रोताओं को आगामी विषय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का परिदृश्य पर ढेर सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यशिका जी। तो दोस्तों, अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।